सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब दुनिया में अगर कहीं सोने चांदी या दौलत की बात होती थी तो लोगों के दिमाग में अमेरिका या अफ्रीका नहीं, सिर्फ एक नाम आता था, भारत। ये कहानी उसी भारत की है, उस दौर की है जब इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे सोची समझी लूट को अंजाम दिया गया। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? कैसे वो देश जो दुनिया का सबसे अमीर था, देखते ही देखते सबसे गरीब देशों की कतार में आ खड़ा हुआ? इस पूरी तबाही के पीछे, इस पूरे पतन के पीछे सिर्फ एक नाम है, ब्रिटिश साम्राज्य। इस बात को जरा दिमाग में बैठाइए। सन 1700 के आसपास पूरी दुनिया की जितनी भी दौलत थी ना, उसका लगभग चौथाई हिस्सा यानी 24.4% अकेले सिर्फ और सिर्फ भारत के पास था। ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं थी, ये सबूत था कि भारत उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से ठीक पहले हमारा भारत आखिर था कैसा। क्योंकि वो सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक सुपर पावर था। उस जमाने में भारत सही मायनों में दुनिया का एक्सपोर्ट किंग था। यहाँ के कपड़े, यहाँ के मसाले, रेशम, हीरे, जवाहरात, पूरी दुनिया में इनकी धूम थी। और बंगाल का मलमल, अरे उसकी तो बात ही कुछ और थी। इतना इतना बारीक के कहते हैं पूरा का पूरा थान एक अंगूठी से आर पार निकल जाता था। सोच सकते हैं? देखिए, उस दौर में भारत सिर्फ अमीर नहीं था, वो अमीरी का स्टैंडर्ड था। मतलब अमीर होने का मतलब ही था भारत जैसा होना। जब यूरोप के कई देश गरीबी से जूझ रहे थे, तब यहाँ भारत के शहर व्यापार और संस्कृति के जगमगाते केंद्र थे। राजा महाराजाओं के महल सोने चांदी से ऐसे चमकते थे, और बस यही चमक थी, यही दौलत थी जिसने यूरोप की आंखों में लालच भर दिया। और फिर वो आए ब्रिटिश। लेकिन वो कोई फौज लेकर तलवारें लहराते हुए नहीं आए, नहीं। उन्होंने चेहरे पर एक मुखौटा पहना था, व्यापार का मुखौटा। और उस मुखौटे का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी आगे कुछ इस तरह बढ़ी। एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी मसाले खरीदने, लेकिन धीरे धीरे वो सियासत और साजिशों का खेल खेलने लगी। उन्होंने यहाँ किले बनाए, यहाँ के राजाओं को आपस में लड़वाया, और फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई जीती। पर ये जीत ताकत से नहीं, धोखे से हासिल की गई थी। और बस यहीं से भारत की बर्बादी की असली कहानी शुरू हो जाती है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार उनकी तलवार नहीं थी, नहीं। उनका असली हथियार था एक सिस्टम, एक सोचा समझा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि भारत को सिस्टमैटिकली लूटा जा सके। और ये सिस्टम, ये पूरा चक्रव्यूह बहुत सिंपल था, पर उतना ही घातक। सबसे पहले किसानों को मजबूर किया गया कि वो खाने का अनाज नहीं, बल्कि अंग्रेजों के फायदे वाली फसलें जैसे नील और कपास उगाएं। फिर उन पर इतने भारी टैक्स, इतना लगान थोपा गया कि उन्हें अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ गईं। इसके बाद यहाँ के स्थानीय उद्योगों, यहाँ के कारीगरों के काम को जानबूझकर बर्बाद किया गया, ताकि इंग्लैंड में बना महंगा सामान यहाँ बेचा जा सके। मतलब सारा का सारा कच्चा माल यहाँ से सस्ते में इंग्लैंड ले जाओ, वहाँ उससे सामान बनाओ, और फिर वही सामान महंगे दामों पर वापस भारत में आकर बेचो। सोचिए, भारत के ही पैसे से भारत को ही लूटा जा रहा था। इस लूट की दरिंदगी का अंदाजा इस एक बात से लगा लीजिए। जिन हाथों से दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था, जो कारीगर कमाल करते थे, उन बुनकरों की उंगलियां तक काट दी गईं। क्यों? ताकि वो ब्रिटिश माल से मुकाबला ही न कर पाएं। ये सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, ये भारत के हुनर, उसके स्वाभिमान की लूट थी। हाँ, हमें अक्सर एक बात बताई जाती है कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे दी, पर क्या ये पूरा सच है? असलियत ये है कि ये रेलवे लाइनें भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत की लूट को और तेज करने के लिए बिछाई गई थीं। ये पटरियां देश के कोने कोने से कच्चा माल, लूटा हुआ माल बंदरगाहों तक पहुंचाने का एक फास्ट ट्रैक, आसान रास्ता थीं। ये विकास नहीं, ये शोषण का एक हाईटेक औजार था। लेकिन इस आर्थिक लूट की सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत पैसों में नहीं चुकाई गई, वो चुकाई गई इंसानी जिंदगियों से। ये कहानी अब सिर्फ दौलत की नहीं रही, ये भुखमरी और मौत की कहानी बन गई। आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान जो अकाल पड़े, उनमें 3 से 4 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3 से 4 करोड़, सोचकर देखिए इस नंबर को। 1943 के बंगाल अकाल की तस्वीरें याद कीजिए, जहां अनाज से भरे गोदाम थे, लेकिन लोग सड़कों पर भूख से दम तोड़ रहे थे।
अनाज सड़ रहा था और इंसान मर रहे थे। और इस सबके बीच, इस त्रासदी के बीच, उस वक्त के ब्रिटिश नेता विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे भारतीय पसंद नहीं है। वो एक पार्श्विक धर्म वाले पार्श्विक लोग हैं। अकाल उनकी अपनी गलती है क्योंकि वो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। ये सोच, ये नफरत दिखाती है कि उनकी नज़रों में भारतीय लोगों की कीमत क्या थी। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इसी अंधेरे, इसी निराशा के बीच से एक चिंगारी उठी, विरोध की चिंगारी। लोगों ने इस जुल्म के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, और यहीं से जन्म हुआ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल और इनके जैसे न जाने कितने हजारों लाखों वीर, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज भी नहीं हैं, उन्होंने अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने भविष्य की किसी चीज की परवाह नहीं की। लाठियां खाईं, गोलियां खाईं, फांसी पर चढ़ गए, सिर्फ एक सपने के लिए, एक मकसद के लिए, आज़ादी। और आखिरकार 1947 में वो दिन आया, भारत आज़ाद हुआ। लेकिन 200 साल की इस लूट ने इतने गहरे जख्म छोड़ दिए थे कि जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज़ादी के वक्त एक बेहद गरीब देश बन चुका था। वो जख्म आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं भरे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल मन में रह जाता है, अगर अंग्रेज कभी भारत आए ही ना होते, तो आज हमारा देश कहाँ होता? शायद वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। ये इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है कि आज़ादी कितनी कीमती है और इसकी हिफाजत करना कितना जरूरी है।